Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, UIGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज का जो हमारे बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है, वो कोई पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, वो कोई IGKO से रिलेटेड भी एग्जैक्टली इस तरह से टॉपिक नहीं है, एकेडमिक टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएँ ना पूछे जाएँ, वैसे पूछे जाते हैं, लेकिन ना भी पूछे जाएँ तो भी कम से कम हमें ये बात पता होनी चाहिए, हमें ये बात जानना और आज का विषय हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आज की जनरेशन को, आपको, हमको, सबको ये बात पता होनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं शहीद दिवस के ऊपर। शहीद दिवस आज बहुत सारे लोग, मतलब मुझे अभी भी बहुत हैरानी है इस बात की कि आज मैंने बहुत लोगों से बात की कि शहीद दिवस के ऊपर आज कुछ करना है, कुछ कहना है, कुछ बोलना चाहते हैं। तो लोगों का ये कहना था, बहुत कम ऐसे थे जिनको ये मालूम था कि शहीद दिवस क्यों बनता है। चलिए, और जो थे भी जिनको पता भी था कि शहीद दिवस क्यों बनता है, तो उनको सिर्फ इतना पता था कि शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था। बहुत सारे लोग, आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग नाम भी पूरी तरह से नहीं जानते थे। भगत सिंह का नाम वो जानते थे, सुखदेव का नाम जानते थे, राजगुरु का तो नाम भी कई लोग नहीं जानते थे। तो ये अपने आप में बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक हर्टफुल बात भी है, तकलीफ़दायक बात भी है, आयरॉनिकल बात भी है। हर तरह से आप ये सोच के देखिए कि हिंदुस्तान, जब हम बात करते हैं आज के हिंदुस्तान की, तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए अपनी जान दी। ये कह के जान दी, बहुत कम उम्र में जान दी, ये कह के जान दी कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, वो कम से कम एक आज़ाद भारत में सांस लेंगे। और आज़ाद भारत में सांस लेने वाली ये नस्लें, जिसमें आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, आज अगर हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन थे या उन्होंने क्या किया, और अगर हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि आज के दिन उनको फांसी चढ़ाई गई थी और बस और ये कहा जाता है कि वो फ्रीडम फाइटर थे इसलिए उनको फांसी चढ़ा दी गई, पर क्या ये पूरा सच है? क्या ये इतना ही था? क्या इससे ज़्यादा कुछ और था? क्या उनको सिर्फ फांसी इसलिए चढ़ा दी गई थी क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे? नहीं। ये जो सच है ना, इसकी गहराई को जाना, समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको फांसी अगर दी भी गई थी तो किस वजह से दी गई थी, क्या रीजंस थे, क्या कारण बने उस चीज़ के। फ्रीडम फाइटर थे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जानों की आहुति दी। जो ये संग्राम हुआ था, जिसमें हम कहते हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे का, ये बहुत लंबा चला था, बहुत बड़ा विद्रोह था, बहुत बड़ा संग्राम चढ़ा था, बहुत बड़ा स्ट्रगल था हमारा। ये आज़ादी इतनी मुफ्त में नहीं मिली हमें जितनी आसानी से आज की डेट में आप और हम इसको ले रहे हैं। तो चलिए इस पर आज बात करते हैं। आज, जैसे मैंने कहा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिमेंबरिंग द लेजेंड्स। शहीद दिवस पे 23 मार्च 1931, ठीक है। ये जो तारीख आज आप देख रहे हैं ना, 23 मार्च 1931, ये बिल्कुल आपने सही समझा, और बहुत लोगों से जिनसे मैंने पूछा उन्होंने भी सही समझा कि इस तारीख पर इन तीनों को, इन तीनों जिनको आप कहते हैं, इनको यहाँ आप देख रहे हैं, जिनको देख के आपको लग रहा है कि लड़के हैं, कितनी उम्र आपको इनकी दिख रही है। इनकी उम्र मात्र 24 साल, 23 साल और 22 साल, मात्र। आप समझ पा रहे हैं क्या उम्र थी और क्या जज्बा था? इस उम्र में देश के लिए फांसी पे चढ़ गए, क्या जज्बा रहा होगा? ये कौन थे ये लोग? नॉर्मल लोग तो नहीं थे, नॉर्मल आपके मेरे जैसे लोग तो नहीं थे। आपके और मेरे जैसे लोग शायद देश के लिए जान देने की हम बात करें तो कोई भी नहीं सोचेगा कि हम देश के लिए जान दे सकते हैं। जवानों की बात नहीं कर रहे, आर्मी की बात नहीं कर रहे, फोर्सेस की बात नहीं कर रहे, लेकिन आम आदमी, इतना जज्बा होना इतनी कम उम्र में कितनी बड़ी बात है, आप समझ पाएंगे। चलिए इसके बारे में अपन और बात करते हैं। जब हम बात करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी, बहुत सारी बातें भी हुई। अगर आपने देखा होगा मनोज कुमार की सबसे पहली फिल्म आई थी शहीद, उसके ऊपर जब बात हुई भगत सिंह की, लोगों ने बहुत ज़्यादा जाना भगत सिंह के बारे में, लोगों को पता चला कि भगत सिंह कौन थे, क्या थे। उससे पहले वो फिर भी एक जनरेशन थी जो अवेयर थी। वो जनरेशन अवेयर इसलिए थी क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से आज़ादी को देखा था, है ना। जब हम बात कर रहे हैं 50, 60, 70s की, वो जनरेशन, उसने वो समय देखा था, उसने वो, जिसको आप बोलते हैं कि जब आप अधीन थे किसी साम्राज्य के, जब आप ब्रिटिशर्स के अधीन थे, वो दर्द, वो पीड़ा लोगों ने देखी थी, वो तकलीफ लोगों को पता थी कि किसी के अपने ही घर में रहकर किसी के अंगूठे के नीचे, या किसी के अंगूठा भी छोड़िए, किसी के पैरों के नीचे रहना किसको बोलते हैं। वो तकलीफ लोगों को पता थी, इसलिए उनको ये समझ में आया। एक, हम अपनी जनरेशन की बात करते हैं, हमारी जनरेशन में एक मूवी रिलीज हुई थी, वो शायद आपने देखी होगी, जिसमें बात की गई थी, काफ़ी फेमस मूवी थी रंग दे बसंती, जिसके ऊपर ये बात की गई। और उस टाइम पे एक अलग सा एक इनकलाबी जो जुनून था या बात थी, या लोगों में एक सेंस आया कि भाई उन्होंने फिर से दोबारा इस पे बात करना शुरू की, जिसमें बात काहे की आई, जिसमें बात आई इनकलाब की। इनकलाब का नारा जो था उसमें लिखा गया दोबारा से इनकलाब जिंदाबाद। अगर आपने देखा हो वो मूवी, तो उसमें वो पेंट से वो लिखते हैं इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। उस नारे की बात आई, तो सीधे पहले जो नाम आता है दिमाग में वो कौन सा आता है? भगत सिंह का। हालांकि
हालांकि वो जो नारा था, वो जो स्लोगन था, वो एक कांग्रेस के राइटर थे, पोएट थे, बहुत फेमस कांग्रेस के वर्कर थे और एक बहुत फेमस पोएट थे मोहानी साहब, उन्होंने लिखा हुआ था। लेकिन उसको फेमस करने वाले या उसको आम आदमी तक पहुंचाने वाले भगत सिंह थे, तो वो इनकलाब जिंदाबाद उनके नाम के साथ जोड़ा गया, ये जुड़ गया और उन्होंने ही वो नारा इस तरह और इतने बड़े जिसको बोलते हैं आयाम तक पहुंचाने का काम किया। और ये नारा सिर्फ नारा नहीं था, ये उनका जज्बा था, ये उनका, जिसको आप कहते हैं, ये उनके जीने का शायद मकसद था। जब हम बात करते हैं रंग दे बसंती की, तो रंग दे बसंती में बिल्कुल आपके और मेरे जैसे कुछ लोगों की बात हो रही है जो यूथ हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई पता नहीं भगत सिंह कौन थे और राजगुरु कौन थे, सुखदेव कौन थे। उस पिक्चर की अगर आपने शुरुआत देखी हो तो शुरुआत ही वहीं से होती है कि लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि भाई देश के लिए जान कौन देता है, क्या वजह है देश के लिए जान देने की, मतलब कौन इस तरह से बात करता है, कौन इस तरह की बातें बोलता है, कौन इस तरह का सोचता है। मतलब 20, 22, 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में किसके पास फुर्सत है, अपना काम करो, अपनी नौकरी देखो, बहुत बढ़िया सा कोई बिजनेस लो, बाहर जाओ, दैट इज़ इट। और उसी फिल्म का एक बहुत अच्छा डायलॉग भी था जो उसमें एक एयरफोर्स पायलट बने हुए थे, उन्होंने कहा था कि बेसिकली हर आदमी को बहुत अच्छी अपनी सुख सुविधा चाहिए होती है, अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन क्या होता है कि घर की सफाई में हाथ गंदे करे कौन, है ना। बुराइयां सब गिना देते हैं कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, इंडिया में इतना ऐसा नहीं होता, अपने यहाँ का सिस्टम ख़राब है, अमेरिका देखो, यूके देखो, फला देखो, ढिमका देखो। तो वहाँ के सिटीजन्स को भी देखिए, क्या आप और मैं, हम लोग, हमारे सिटीजन्स कितना हम अपने देशों में ये करना चाहते हैं। कल ही इनफैक्ट मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि वो अमेरिका गए हुए हैं अभी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ सिस्टमैटिक है और यहाँ पे सबको सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, या नहीं करें तो बहुत पीनलाइज हो जाता है, बहुत रेगुलेशंस है। वही हिंदुस्तानी अगर आप इंडिया में आ जाते हैं तो वो काम नहीं करते, वो बिल्कुल यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस की हम इज्जत नहीं करते, अपने खुद के देश की। दूसरी की धरती पे हम जाते हैं तो हम करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ पे अगर हम नहीं करेंगे तो हमें खदेड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये क्योंकि हमारा अपना घर है तो हमें लगता है कि हम अपना घर जो है गंदा कर सकते हैं, है ना। तो वही वाली बात है ना कि अपने घर की सफाई में हाथ गंदे करे कौन, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए आप खड़े हो जाएंगे। तो इब्राहिम लिंकन का एक बड़ा अच्छा कोट था जो मुझे बहुत पसंद भी है, कि वो कोट था कि ओनली ही हैज़ द राइट टू क्रिटिसाइज हु हैज़ द हार्ट टू हेल्प। सिर्फ उस आदमी के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी की आलोचना करे जो आदमी आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक करना चाहता है या चीज़ों को बदलना चाहता है ना। उसमें एक और चीज़ थी, जब आपने वो मूवी देखी होगी, मूवी का रेफरेंस या संदर्भ में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मूवी आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। अब मैं शहीद का आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो रंग दे बसंती मेरे ख्याल से एक ऐसी मूवी है जो आप देख सकते हैं और बिना बोर हुए देख सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी अगर आपने नहीं देखी है तो। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें ये दिया गया है, ये समझाया गया है। उसी की एक लाइन भी है कि चीज़ों को बदलने का दो तरीके होते हैं, कि या तो भाई क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, जो चीज़ ऐसी चल रही है उसको चलने दो, या फिर जिम्मा उठाओ उसको बदलने का, है ना। अगर आप सिर्फ बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ख़राब है, ये ऐसा, तो उससे कुछ होना नहीं है। अगर वही काम इन्होंने किया होता, जो 3 नौजवान लड़के हमने देखे, अगर उन्होंने यही काम किया होता कि सिर्फ वो बैठ के क्रिटिसाइज करते कि महात्मा गांधी ना कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही, पटेल साहब का काम अच्छा नहीं है, महात्मा गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू पता नहीं क्या कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ ये काम करते ना तो बहुत अच्छी, बहुत लंबी ज़िंदगी जीते, लेकिन वो ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती। ठीक है, वो ज़िंदगी किसी मतलब की नहीं होती। आज जब हम उनकी बात कर रहे हैं 22-23 साल के लड़कों की, और उनको आज नमन किया जाता है, देश का हर बच्चा, हर बूढ़ा बुजुर्ग करता है, तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनको उतनी इज्जत मिलती है। इस दुनिया में किसी को भी बिना वजह इज्जत नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती। मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ, उस शेर से शायद आप इस बात को मतलब समझ पाएँ। मेरे मामा का लिखा हुआ शेर है, लेकिन मुझे बहुत करीब है मेरे दिल के, और ये है कि चढ़ता है वो नज़रों में अपने किरदार से, चढ़ता है वो नज़रों में अपने किरदार से, इस जहां में बेवजह किसी को इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, दुनिया में इंसान चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, वो अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से नज़रों में चढ़ता है लोगों की। किसी को बेवजह इस दुनिया में इज्जत नहीं मिलती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप फला परिवार में पैदा हुए हैं, आप फला जगह से आए हैं, आपको सिर्फ इसलिए इज्जत दी जाए ये ज़रूरी नहीं है। वो इज्जत अगर मिलेगी भी ना तो 2 मिनट की, या दो पल की, या 2 घंटे की, या कुछ दिनों की होगी। इससे ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती। अगर इससे ज़्यादा इज्जत कमानी है तो वो आपको कमानी पड़ती है, जिसको कहा जाता है ना कि इज्जत कमानी पड़ती है, वो आपको कमानी पड़ती है। तो अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो इतना तो कीजिए कि आपको इनके बारे में पता हो। आप ये तो ना कहें कि हाँ वो फ्रीडम फाइटर्स थे और उनको फांसी पे चढ़ाया गया था। वो इससे बहुत ज़्यादा थे, वो इससे बहुत ज़्यादा थे, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं।
जब हम बात करते हैं सुखदेव की, भगत सिंह की, राजगुरु की, समहाउ पता नहीं क्यों है ये कि हम भगत सिंह के बारे में तो बहुत जानते हैं। भगत सिंह एक तरह से कहा जाता था कि उनके लीडर थे, लीडर नहीं थे, वो उनके दोस्त थे, वो उनके कॉमरेड थे, और यही शब्द और इसी शब्दावली का वो प्रयोग करते थे। ये लीडर का जो शब्द है ना, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, वो कोई पॉलिटिकल नेता नहीं थे कि वो लीडर थे, वो कॉमरेड्स थे, और कॉमरेड्स शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता था। चाहे आप बिस्मिल खां की बात कर लीजिए वो भी, चाहे आप चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लीजिए वो भी, चाहे आप अशफाक उल्लाह खां की बात कर लीजिए वो भी, चाहे आप भगत सिंह की, राजगुरु और सुखदेव की बात कर लीजिए तो भी, ठीक है। वो कॉमरेड्स थे। कॉमरेड्स मतलब कौन? कॉमरेड आप किसको कहते हैं? दोस्त, सहभागी, है ना, उसमें कहा जाता है। और इसमें और भी बातें निकल के सामने आती हैं, बहुत सारी बातें निकल के सामने आती हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि भाई इनको फांसी पे चढ़ाया क्यों गया था। फ्रीडम फाइटर थे, बिल्कुल सही बात है, फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन इनको चढ़ाया इसलिए गया था फांसी में क्योंकि ये जो सेट नियम थे ना, जो बना हुआ जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके नियमों के अगेंस्ट जाके इन्होंने आवाज़ उठाई थी, विद्रोह किया था। और ये कितनी बड़ी बात है ये आप तब समझिएगा। और ये किसी के फॉर या अगेंस्ट नहीं है। आज की डेट में, आज के टाइम में जो हो रही हैं चीज़ें, हम बहुत जल्दी किसी को भी, किसी के भी अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं, है ना। जब हम भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि भाई वो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना कि वो कांग्रेस और पटेल और नेहरू के अगेंस्ट थे या गांधी के अगेंस्ट थे। उनकी विचारधाराएं एक दूसरे से नहीं मिलती थी, उनके मोटिव लेकिन एक थे। अगर आप गांधी के बारे में भी बोलते हैं और आप कहते हैं कि भगत सिंह जो थे वो गांधी के विरोधी थे, या भगत सिंह जो थे वो गांधी के अगेंस्ट थे, या जिसकी भी आप बात करते हैं ना, जो एक माइंडसेट हमने बना रखा है आज की डेट में, जो माइंडसेट फ्लोट कर रहा है, जो जिसको आप बना रहे हैं साइकी को, कि भाई गांधी को लोग गालियां देते हैं और उनको लगता है कि भगत सिंह को अगर पसंद करते हैं तो गांधी को उनको राइट मिल जाता है गालियां देने का, या जो लोग गांधीवादी हैं उनको यह हक मिल जाता है कि वो कह दें खड़े होकर कि भगत सिंह या उनके तरीके गलत थे। ठीक है, अगर आप आज भगत सिंह को मानते हैं इस वीडियो के बाद, लेकिन अगर आप गांधी को गाली दे रहे हैं तो आप वो भी नहीं समझे, तो फिर आपने भारत का इतिहास अभी तक समझा ही नहीं है, उसको आपको बहुत गहराई से समझना होगा। गांधी एक वो आदमी थे जिनकी विचारधाराएं बहुत अलग थी, उनकी माइंडसेट बहुत अलग था। लेकिन आपको ये बात भी समझनी होगी कि आज अगर कोई ट्रैफिक पे पुलिस वाला खड़ा होता है ना, आपके पास भले ही अगर उसने आपको गलत चीज़ के लिए रोक लिया, आप आंख में आंख मिला के उस पुलिस वाले से कहिए कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, या तुम गलत कर रहे हो, या तुम्हारे आपका कोई अधिकारी है जो आपके क्षेत्र में आता है और वो आपसे कोई बात करता है, या कोई छोटा मोटा नेता ही हो, अगर आप उसकी आंख में आंख डाल के ये बात बोल सके ना कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, या तुम गलत हो, या मैं सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए, या ये बात गलत है, जिस दिन आप उतना बोलने का भी आप में साहस नहीं होगा क्योंकि वो आदमी पावर में है। तो आप एक आदमी की बात कीजिए जो दुबले पतले से थे, एक धोती पहनते थे, ऊपर एक वो लपेटते थे, एक कपड़ा लपेटते थे, गमछा जैसा लपेटते थे, वो आदमी पूरे के पूरे साम्राज्य से अकेला लड़ गया था और कहता था कि आप गलत हैं। तो वो कमज़ोर नहीं था, उसके तरीके अलग थे। आप आज की डेट में एक पॉलिटिकल नेता को जाके ये बात नहीं कह सकते कि ब्रिटेन इंडिपेंडेंट इंडिया में डेमोक्रेसी है, जहाँ पे प्रजातंत्र है, जहाँ पे वहाँ पे आप एक जो आदमी जो किसी पद पे है, किसी पद धारक को ये बात जाके नहीं कह सकते। आंख में आंख मिला के आपको डर लगेगा कि वो पता नहीं क्या ना कर दे आपका। वो एक आदमी जाके पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से उसने जाके बोल दिया था, वाइस रॉय के पास जाके बोल दिया था कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये गलत है। इसमें बहुत दम चाहिए, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। गांधी को समझने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और भगत सिंह को समझने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। तो ये जो होता है ना, जो आजकल जो ध्रुवीकरण होता जा रहा है, जो दो एक्सिस में दुनिया बट रही है कि अगर वो गांधीवादी हैं तो वो भगत सिंह के अगेंस्ट हैं, जो भगत सिंह के अगेंस्ट है वो गांधीवादी नहीं हो सकता, गांधी भगत सिंह के साथ है वो गांधीवाद के अगेंस्ट है, ये नहीं है। भारत की आज़ादी बहुत बहुत कीमत चुका के मिली है और भारत की आज़ादी में सबका अपना अपना सहयोग है। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये जो लड़के थे अपने घरों से निकले, शुरुआत इनकी गांधीवाद से ही हुई थी। शुरुआत जब हम बात करते हैं भगत सिंह की, तो उनकी शुरुआत जो थी वो गांधीवाद से हुई। उनकी जब हम ये बात कर लेते हैं ना भगत सिंह की, इनका जन्म हुआ 27 सितंबर 1907 में। हाँ, और ये बहुत ही छोटी सी एक शहर में इनका जन्म हुआ जो आज की डेट में पंजाब में आती है। पंजाब कहाँ? पाकिस्तान में आती है। और उसके बाद बहुत कम उम्र में इनके अंदर बहुत सारा जज्बा था अपने देश के लिए कुछ करने का। और वो जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? वो जज्बा पैदा हुआ कि मात्र बहुत कम उम्र में इनके जो पिता थे किशन सिंह जी, वो भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, और इनके चाचा अजीत सिंह जी वो भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। तो परिवार में वैसा परिवेश था, जिस परिवार में जन्म हुआ उसका वैसा परिवेश था कि उनको मालूम था कि किस तरह की चीज़ें होती हैं, या परिवार का माहौल उस तरह का था जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं ना कि देशभक्ति बिल्कुल घुटी में उनको जैसे पिलाई गई थी, उस तरह का माहौल था।
पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन हुआ क्या, बहुत छोटी सी उम्र में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर जब आप ये समझते हैं तो ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड अभी गांधी और उनका दिया वो इसलिए क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है कि शुरुआत वहीं से हुई थी। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ जो बहुत बड़ा कारण बना गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था? जलियांवाला बाग मैसेकर था जब जनरल डायर ने बेसिकली वो खोल दिया था, और उनने जब एक बहुत ही पीसफुल मीटिंग चल रही थी, एक पीसफुल मीटिंग कहाँ चल रही थी? जलियांवाला बाग के अंदर चल रही थी, जो कि बंद सा एक जिसको बोलते हैं गार्डेड सा सी प्लेस थी अमृतसर में, ठीक है। वहाँ पे मीटिंग चल रही थी और उसमें जनरल डायर ने अपने लोगों को ये आदेश दे दिया कि ओपन फायर कर दी जाए। दरवाजे बंद कर दिए गए, ओपन फायर की गई। ओपन फायर की गई मतलब लोगों को भागने की जगह नहीं मिली। बहुत ऊंची ऊंची सी वॉल्स थी, वहाँ से निकल के उन वॉल्स को फांद के भागना इम्पॉसिबल था लोगों के लिए। कुआं था, कुएं में औरतें बच्चे उन कुओं में अपनी जान बचाने के लिए कूद गए और वहाँ पे मारे गए। आज भी अगर आप अमृतसर में जाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी देख के कि पूरे आज भी वो जो दीवारें हैं वो खून से सनी हुई हैं और वहाँ पे गोलियों के निशान हैं। बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बहुत ही ब्रूटल मैसेकर उसको कहते हैं इतिहास में। इतना ब्रूटल मैसेकर कहा जाता है उसको कि उसमें जब वो गोलियां चलाई गई तो उसमें कुछ भी नहीं देखा गया कि किसको वो गोलियां लग रही हैं, कौन बच पा रहा है, कौन मर पा रहा है, कौन मर रहा है, किसी का कोई फर्क नहीं किया गया और सबको मार दिया गया, जबकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे भगत सिंह बहुत छोटे थे। भगत सिंह बहुत छोटे थे, लेकिन उनके अंदर उनको ये पता चला और वो उन्होंने अपने स्कूल से छुट्टी ली और वो स्कूल से छुट्टी लेके बंक करके, मतलब छुट्टी भी क्या ली, उन्होंने बंक किया स्कूल अपना, बंक करके अपना छोटा सा बस्ता टांग के वो छोटा सा बच्चा वहाँ पे गया और वहाँ जाके जब उसने वो सब देखा तो वो समझ नहीं पाया कि इतनी बार्बरता कैसे हो सकती है, इतनी ब्रूटलिटी कैसे की जा सकती है, कैसे कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है, किसी इंसान के साथ ये सब हो सकता है। उनको इतना ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना बाल मन होता है, जब कच्चा मन होता है तो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, वो उसके अंदर जो प्रभाव पड़ा उस चीज़ का, उसने इतनी गहरी उनके अंदर जड़ें जो थी, वहाँ से जो बीज बोया उसमें देशभक्ति का कि अब उनको अपने देश को इन अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है। उन्होंने उसके ऊपर, बच्चे जब दिन भर खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, बाहर पढ़ते थे, वो दिन भर बैठ के पढ़ते थे कि क्यों आखिर कैसे ये ब्रिटिशर्स उनके देश में आ गए और उन पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी थी कि शायद उनकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता था। उसके अलावा उन्होंने एक छोटी सी, उनके पास एक बोतल थी, कहा जाता है जहाँ पे उनको पास में कोई शीशी पड़ी थी, उसमें कहते हैं कि वो जो खून से सना हुआ वो जो मिट्टी थी वो उन्होंने उस बोतल में भर के वो अपने घर ले आए थे और वो अपने पास रखा करते थे ताकि वो उनको रोज़ वो मिट्टी को देखें और वो याद दिलाए कि उनको अपने देश के लिए आज़ादी चाहिए और उनको इन अंग्रेज़ों को बाहर भगाना है। अब देखा जाए तो इसमें क्या हुआ कि इसका असर बहुत बड़ा हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर का। जलियांवाला बाग मैसेकर का असर ये भी हुआ कि गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरह का समर्थन जो है ब्रिटिशर्स को नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे मूवमेंट गांधी जी के नाम से जुड़े हैं, आपको मालूम होगा, दांडी मार्च है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सत्याग्रह है, उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। और भी बहुत सारे रीजंस थे इसके, खिलाफत मूवमेंट का भी था, बहुत सारी वजह है, लेकिन जलियांवाला बाग मैसेकर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद वो ये छोटा सा बच्चा, इसको ये तो समझ में आ गया कि मैं अकेले तो अब देश को आज़ाद नहीं करा सकता, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये गांधी जी का जिसको बोलते हैं अनन्य भक्त, ये बन गया। और ये बिल्कुल पूरा जिसको आप बोलते हैं ना, पूरा जो उसकी जगह थी लायलपुर में जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे वो भागता था और पैम्फलेट जगह जगह बांटता था कि गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका समर्थन किया जाए। और सब कुछ किया गया। उसने अपने, उसकी जो छोटा सा मन था उसमें इतनी बड़ी उसने छवि बना ली थी कांग्रेस की और महात्मा गांधी की कि वो उनको लगता था कि बस आज़ादी आ ही जाएगी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हालात और सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि ऐसा लग रहा था कि आज़ादी बहुत जल्दी देश को अब मिल जाएगी, क्योंकि सरकार परेशान होने लगी थी, ब्रिटिशर्स तिलमिला गए थे इस मूवमेंट से। लेकिन हुआ क्या, और इस तिलमिलाहट में उन्होंने ये गलती की, उन्होंने गलती, शायद उनकी गलती थी या उनके लिए वो सही था, पता नहीं, लेकिन एक और पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था जिस पे गोली चला दी गई, जिसको मार दिया गया और बहुत सारे लोगों की, हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनकी जान गई, ठीक है। अब वहाँ पे जो पीसफुल वो चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें क्या हुआ कि जो वो जान गई तो लोगों ने, जो भीड़ है, उन्होंने भड़क कर वो जो चौरी चौरा की जो घटना होती है, आपने सुना होगा, चौरी चौरा का एक रेलवे स्टेशन था, पुलिस स्टेशन था, जो कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में आता है, उस टाइम पर यूनाइटेड प्रोविंस में आता था, उसमें लोगों ने भड़क कर आग लगा दी।
ठीक है, लोगों ने भड़क कर आग लगा दी, पता चला कि उसमें बहुत बड़े नंबर्स में लोगों की हत्या हुई, जो लोग पुलिसकर्मी थे वो उनकी जान चली गई। ये तक बोला गया कि मॉब लिंचिंग हुई और मॉब लिंचिंग के बाद वो आग लगाने के बाद लोगों को मार मार के उनकी बॉडीज को उसमें फेंक दिया गया। ये अगेन बहुत ही, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंट थे, वायलेंस का वो समर्थन बिल्कुल नहीं करते थे। तो जब ये चौरी चौरा की घटना हुई, इस चौरी चौरा की घटना के बाद उन्होंने ये अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई अभी भारत को शायद आज़ाद होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये बारबरता तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना उन अंग्रेज़ों में और हम में क्या फ़र्क है, उन्होंने भी तो यही किया था। उन्होंने भी तो निहत्थे लोगों पे और बाकी लोगों पे गोलियां चलाई थी, हमारे लोगों ने भी यही किया, और इससे वायलेंस की वजह से उन्होंने इसको वापस ले लिया। जब उन्होंने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया और ये खबर भगत सिंह तक पहुंची, तो कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा सदमे में आ गए, शौक लग गया उनको, जिसको बोलते हैं ना बाल मन की जो चोट होती है वो बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी चोट लगती है, वो लगी उनको कि वहाँ से फिर वो बिल्कुल ही गांधी जी के अगेंस्ट पलट गए। गांधी जी के अगेंस्ट मतलब उस आइडियोलॉजी से वो पलट गए। उनको लगा कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, ये सब कुछ गलत है, वहाँ से वो पलट गए। और वहाँ से फिर वो जिसको आप बोलते हैं ना एक्सट्रीमिज्म की जो शुरुआत होती है, एक्सट्रीमिज्म के दौर की शुरुआत की बात नहीं कर रही मैं, भगत सिंह में जो परिवर्तन आता है, जिसको बोलते हैं ना वो टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ का वो था। और वहाँ से फिर वो पलटे, वहाँ से वो पलटे और फिर वो गए अपने HSRA के नॉर्म्स पे, फिर वो गए अपने रेवोल्यूशन की दूसरे आयाम की तरफ। और जैसा कि मैंने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, तो आयाम की तरफ पलटने का मतलब था कि अभी तो छोटे ही थे, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो पढ़ते बहुत थे। और धीरे धीरे जैसे हमने पढ़ाई चालू की अपनी, तो उनका झुकाव जो था वो कम्युनिज्म की तरफ, मार्क्सिज्म की तरफ और लेनिन की तरफ बहुत होता चला गया। मार्क्सिज्म की थ्योरीज उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी। उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को बहुत गहराई से पढ़ा, बहुत समझा। लेनिन उनके एक, जिसको आप कहते हैं कि एक बहुत एक रेवोल्यूशनरी से, जिसको कहते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी के तौर पे लेनिन उनके दिमाग में एक बहुत गहरी छाप उन्होंने छोड़ी। उसके अलावा करतार सिंह सराबा का आपने नाम सुना होगा। जब हम गदर पार्टी की बात करते हैं, 19 साल का एक युवक जिसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, करतार सिंह सराबा को वो अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो आइडियोलॉजीज थी ना, वो उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी होती चली गई। और उनको ये बात समझ में आने लग गई कि भाई अब जो रास्ता है देश को आज़ाद कराने का, उनको ये समझ में आ गया। उनको अपनी जो दिशा थी वो बिल्कुल दिशा बिल्कुल साफ साफ उनको नजर आने लग गई। और उनको ये समझ में आ गया कि भाई अगर देश की आज़ादी की बात करनी है तो हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वो ये बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि अगर हम चलते रहे कांग्रेस के बनाए हुए रास्तों पे, या अगर हम चलते रहे बहुत ही नॉन वायलेंट और बहुत ही तमीज़ से, तहजीब के ये जो रास्ता है जिस हिसाब से बोल रहे हैं, शराफत के रास्ते पे, इस तरह से कि हम सोचें कि हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ढंग से आज़ादी पालेंगे, तो ये उनको समझ में आ गया कि भाई अंग्रेज़ जो हैं वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। ये बात उनको बहुत क्लियरली समझ में आ गई। लेकिन उनका एक और मतलब था, उनका मतलब ये भी था कि वो सिर्फ आज़ादी उनका मकसद नहीं था, सिर्फ आज़ादी उनका मकसद नहीं था। ये बात हम समझ सकते हैं जब उन्होंने HSRA की हम बात कर रहे हैं। HSRA मतलब जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो सोशलिस्ट जो शब्द है, वो जो देन है HSRA में, वो भगत सिंह की दी हुई है। और ये बात उन्होंने की क्योंकि कि वो एक बात पे बहुत क्लियर थे, बहुत अडिक्ट थे कि भाई अगर आज़ादी आनी है देश को, तो सिर्फ आज़ादी ऐसी नहीं आनी चाहिए कि सिर्फ आज़ादी आ गई और जो सत्ता है कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चली गई। वो बहुत क्लियर थे इस मामले में कि आज़ादी का सही मतलब तब होगा जब एक सोशलिस्ट तौर पे आज़ादी आएगी, एक जो जिसको बोलते हैं एक सामाजिक कोई बंटवारा नहीं होगा, जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगी, जिसमें एक वर्ग पे ध्यान नहीं दिया जाएगा और दूसरा वर्ग नेग्लेक्टेड नहीं रहेगा। आज़ादी तब आज़ादी होगी जब औरतों को और बच्चों को उनके सामान्य अधिकार दिए जाएंगे। आज़ादी तब आज़ादी होगी जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी जो बाकी जो धर्म हैं वो सब एक साथ इस देश में रह पाएंगे। जिसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म की जो जड़ है उसको ख़त्म किया जाएगा। डिवाइड एंड रूल जो कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी है, उससे हम निजात पा जाएंगे। जिस दिन अमीर और अमीर, गरीब और गरीब नहीं हो, ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएंगी, उस दिन इस आज़ादी का कोई मतलब होगा। तभी उन्होंने ये टर्म सोशलिस्ट उसमें ऐड किया। ठीक है, उनका बहुत, ही वॉज अ विजनरी, ही वॉज, आप सोचिए एक 17, 18, 19, 20 साल का लड़का, उसकी इतनी सोच थी, उसकी इतनी दृष्टि थी कि वो ये देख पा रहा था, इतना आगे का विजन था कि वो ये समझ पा रहा था कि भाई अगर आज़ादी सिर्फ ऐसे ही मिल गई कि ये चले गए और उनकी जगह सत्ता पे कुछ और लोग बैठ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सप्लॉयटेशन का नेचर बदल जाएगा, रूप रंग
बदल जाएगा, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन फिर भी होगा, शोषण फिर भी होगा। ये शोषण रोकने का तरीका वो है कि एक तरह की सोशलिज्म लाया जाए, एक तरह का की बराबरी का स्ट्रक्चर प्रदान किया जाए, एक तरह की बराबरी देश में लाई जाए। ठीक है, इस बात को लेके वो बहुत क्लियर थे और इस बात को लेके वो आगे बढ़ना चाहते थे। ये उनकी पॉलिसीज थी। वो बात करते थे सद्भावना की, वो बात करते थे सारे धर्मों को साथ लेके चलने की, वो बात करते थे लिबर्टी की, वो बात करते थे राइट्स की, वो बात करते थे अधिकारों की, वो बात करते थे कम्युनिज्म की, वो बात करते थे सोशलिज्म की। और ये जो उनकी बातें थी, ये खटकना चालू हुई थी अंग्रेज़ों को। ये जो बातें थी, ये क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी ना, वो देश को बांटना चाहते थे। डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी। और एक आदमी आ रहा है जो कह रहा है कि भाई हमें दुनिया को, हमें अपने देश को एकजुट करना है, हमें समाज को बांधने का काम करना है, हमें हिंदू मुसलमान को एक साथ लाना है और राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र की, जिसको बोलते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सबको साथ में खड़े होना है। तो जो आदमी इस तरह की बात कर रहा है, वो जाहिर सी बात है कि ही वॉज अ डेंजरस मैन टू द इम्पीरियलिस्ट। जो इम्पीरियलिस्ट हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि नीचे से कोई आदमी उभरे और उनकी सत्ता पे चुनौती उठाए। ठीक है, तो वो यहाँ से वो खटकना शुरू हुआ उनका। और ये बातें उनकी बढ़ती चली गई कहाँ पे, जब वो गए लाहौर के नेशनल कॉलेज में, जब उन्होंने एडमिशन लिया। वही जगह थी जहाँ पे आप एक कह सकते हैं कि एक गढ़ बना उनका, जहाँ पे वो बाकी जितने लोग थे, बाकी उनके जो लोग थे कॉमरेड्स, उनसे वो मुलाकात हुई उनकी। उन्होंने कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे प्लेस भी किए जो कि एंटी ब्रिटिश प्लेस हुआ करते थे, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे भारत की दुर्दशा करके एक प्ले था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से वैसे वो पढ़ते लिखते रहते थे, वो बाहर नहीं आते थे, लाइब्रेरी में अपना मुंह डाल के किताबों में पढ़ते रहते थे, पढ़ने लिखने वाले बहुत थे। लेकिन वो रास्ता तलाश रहे थे कि किसी तरह कैसे क्या करें वो, कि वो बड़े उस पे जाएं और वो देश में कुछ कर सकें। तो ये जो शुरुआत थी वो हुई नेशनल कॉलेज से। नेशनल कॉलेज में क्या हुआ, वहाँ पे उनके जो बाकी कॉमरेड्स थे, सुखदेव थे, उनसे मुलाकात हुई। और भी जो बाकी लोग थे जो ऑलरेडी इस काम में लगे हुए थे, जो ऑलरेडी इस काम में काम कर रहे थे, इस विषय में काम कर रहे थे कि उन्हें किसी तरह से भारत को आज़ादी दिलानी है, और इसी माइंडसेट के साथ काम कर रहे थे। वो एकजुटता आई वहाँ पे, वो एक साथ मिले, एक जिसको कहते हैं ना, एक वो जो संगठन का निर्माण आप उसको कहते हैं कि वहाँ से हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि थोड़ा बहुत इन लोगों की आपस में वो अंग्रेज़ जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ वाद विवाद हो गया, मार पिटाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हुआ, अंधेरे में हुआ। तो उसमें जो एक विद्यालंकर इनके प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग कब तक यही सब करते रहोगे, मतलब कुछ बड़ा काम करना है कि यही सब काम करना है। तब इनको पता चला एचआरए के बारे में। उन्होंने इनको बताया कि अगर काम करना है तो संगठित तरीके से करो, और भी तरीके हैं देश की आज़ादी के लिए। तुम लोग जो काम कर रहे हो कि तुमने 10, 5, 15 लड़कों को मार दिया, तो इससे कोई देश की आज़ादी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर काम करना है तो सुयोजित ढंग से करना पड़ेगा, ढंग से करना पड़ेगा, और फोकस रख के करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी नहीं कर सकता। तो वहाँ से जो शुरुआत होती है वो होती है एचआरए की, कि ये भाग बनते हैं एचआरए के। एचआरए का इनको लेटर दिया जाता है और फिर जाते हैं मिलने किससे, बिस्मिल खां साहब से। ठीक है, ये शुरुआत हुई। चलिए अब इसके बाद अपनाते हैं एक इसके दूसरे पहलू पे। अब आ जाते हैं अपन अपने दूसरे हीरो के बारे में। अपन बात करने वाले हैं सुखदेव थापर जी के बारे में। सुखदेव थापर, बहुत ज़्यादा लोगों को तो उनका सरनेम ही नहीं पता होगा, आज ही पता चला है, सुखदेव थापर। इनका जन्म हुआ 15 मई 1907 को, और इनके पिताजी का नाम था रामलाल, और इनकी रामलाल थापर। उनका जन्म हुआ लुधियाना के एक छोटा सा मोहल्ला था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ, और इनकी माँ का नाम था रल्ली बाई। अब पिता के निधन के बाद इनके चाचा ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, और उसके बाद लेकिन बचपन से ही क्या था, ये भी इनके अंदर भी जो जैसे एक बचपन से ही, अब जिसको कहते हैं ना, एक देश के लिए समर्पित होने वाली भावना बचपन से ही थी। ये जो हीरोज़ होते हैं, जो बड़ा काम करते हैं ना जो दुनिया में, उनकी शुरुआत जो होती है, जो बीज होता है, वो बचपन में पड़ जाता है। जैसे इसमें से एक बात याद आई मुझे, बचपन की बात आई कि जब भगत सिंह की बात होती है, तो बच्चे जिस उम्र में अपने वो टॉय गन वगैरह से खेलते हैं, भगत सिंह उस टाइम पे अपनी जो गन्स होती थी वो लाते थे, अपने टॉय गन्स, और अपने उनके खेत थे उनके पिताजी के बहुत बड़े अच्छे पैसे वाले, अच्छे रसूखदार लोग थे वो। तो उनके जो खेत होते थे उसमें वो टॉय गन को मिट्टी में गाड़ते थे। तो उनके पिताजी ने एक दिन पूछा कि भाई भगत, ये तू क्या करता है, टॉय अपना तेरे खेलने के लिए होती हैं, तेरी पिस्तौलें, तू उसको मिट्टी में गाड़ देता है। तो कहता है, पिताजी मुझे माँ ने समझाया है, मेरी माँ ने ये बोला है कि भाई जो भी चीज़ आप मिट्टी में गाड़ते हो वो उगता है, उसका पेड़ उगता है, तो मैं पिस्तौलें गाड़ रहा हूँ ताकि बहुत सारी पिस्तौलें मिलें। तो उन्होंने कहा कि पिस्तौलें मिले, तू पिस्तौलों का करेगा क्या? तो कहता है, मैं अपने देश को आज़ाद कराऊंगा, मैं पिस्तौल से
गोली चलाऊंगा और मैं सबको मार दूंगा, जो भी जितने खराब लोग हैं उनको मार दूंगा और सबको मैं अपने देश से खदेड़ के बाहर निकाल दूंगा। तो ये बचपन से ही ये बीज जो है पड़ जाता है। तो ऐसे ही एक बीज जो था वो इनके दिल में भी पड़ गया था, सुखदेव जी के भी। बहुत ही निडर, बहुत ही साहसी व्यक्ति माने जाते थे, बिल्कुल दो टूक बात करने वाले व्यक्ति माने जाते थे और बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे। लाहौर में जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस की नौजवान भारत की शुरुआत का श्रेय जो है वो सुखदेव को जाता है। और आप ये भी मानिए, आपको हैरानी होगी, आपने नाम आज तक सिर्फ भगत सिंह का सुना होगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, लेकिन सच्चाई ये है कि जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस आया था, वो केस जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी, जिसने जड़ें हिला दी थी ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में, वो केस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का जब मुकदमा वो किया गया था, कॉन्स्पिरेसी केस की जो पहली एफआईआर है ना, अगर आप उसके बारे में आपको पता है, जानकारी है, तो वो जब हैमिल्टन करके एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्होंने उसकी वो एफआईआर लिखी थी और एक स्पेशल कोर्ट लगा था, एक इंडियन जस्टिस थे, उनके स्पेशल कोर्ट लगा था जिसमें उनके सामने वो किया गया। और ये कहा जाता है कि पहले नंबर पर जो नाम था वो सुखदेव का नाम था, वो भगत सिंह का नाम नहीं था। भगत सिंह का नाम उसमें आया था 12वें नंबर पर और राजगुरु का नाम आया था 20वें नंबर पर। तो जो उसकी हेडिंग्स थी उस एफआईआर की, वो थी द क्राउन वर्सेस सुखदेव एंड अदर्स। द क्राउन वर्सेस सुखदेव एंड अदर्स केस था। तो आप उस नाम से ही समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की जिसकी हम बात कर रहे हैं क्या प्रभाव रहा होगा, क्या शक्तिशाली व्यक्तित्व रहा होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स रही होंगी कि एक व्यक्ति ने, देखा जाए तो उनके कॉमरेड्स थे साथ में, लेकिन पूरा मास्टरमाइंड जो कहते हैं वो इनको कहा जाता है। भगत सिंह के बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अभिन्न मित्र थे। शुरुआत दोस्ती जो थी वो थोड़ी सी टकराव के साथ हुई थी। कैसे टकराव के साथ हुई थी कि जब भगत सिंह परफॉर्म करने जा रहे थे एक जलसे में, सालाना जलसे में कॉलेज के, तो इन्होंने सबको मना किया हुआ था नेशनल कॉलेज में कि भाई कोई सालाना जलसे में कोई भी भारतीय जो है स्टूडेंट वो पार्ट नहीं लेगा। तो इनको बताया गया कि भाई एक वो जो सरदार है वो तो जा रहा है वहाँ पे पार्टिसिपेट करने कुछ लोगों को लेके। तो ये गए थे वहाँ पे भगत सिंह के ऊपर भगत सिंह का विरोध करने, और ये जलसे में पहुँचे और ये करना चाहते थे विरोध और करना चाहते थे हूटिंग। और पता चला कि जब भगत सिंह का उनने प्ले देखा तो उनको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई कि भाई ये तो अपना ही आदमी है और बिल्कुल अपने ही तरह से बात करता है और अपनी ही माइंडसेट का है और अपनी आइडियोलॉजी का है। और तब से ये बहुत गहरे मित्र बन गए। कहा जाता है कि जब भगत सिंह ने ये फैसला भी किया था कि उनको सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंकने की बात हुई थी या बाकी चीज़ों की बात हुई थी, तो उस टाइम पे कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बिल्कुल मना कर दिया था भगत सिंह को पार्टिसिपेट करने से। और बाद में सुखदेव ने ही भगत सिंह से ये कहा कि भाई तुमको क्या वो हो गया है क्या, तुमको क्या अपनी जान से बहुत प्यार हो गया है कि जब तुम जानते हो कि तुमसे बेहतर कोई बात नहीं कर सकता, वहाँ पे कोई तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई तर्क नहीं कर सकता, वितर्क नहीं कर सकता, तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई कोर्ट में टिक नहीं सकता, कोई अपने कन्विक्शन के साथ इतनी आइडियोलॉजीज और अपनी बातें प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो तुमने कैसे इसमें मना कर दिया पार्टिसिपेट करने से। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने बहुत बार बोला लेकिन आज़ाद जी मेरी बात नहीं माने। तो उन्होंने कहा आज़ाद जी तुम्हारी बात नहीं माने तो तुम वैसे तो हर बात अपनी मन की करते हो, तुमने किसकी फिक्र की है आज तक, हर बात तुम अपनी मन की करते हो, यहाँ तुम अपनी बात जरा मान गए, एक बार में मान गए तुम आज़ाद की बात। और उस पर उन्होंने कहा कि क्या तुमको बड़ा प्रेम आ गया है कि अपने जीवन से। तो इस बात पे भगत सिंह बहुत ऑफेंड हुए और उन्होंने बड़ा गुस्सा हुआ कि यार तुम इतनी मतलब मुझसे छोटी बात कैसे कर सकते हो, कि मैं जब घर से निकला था तभी मैंने अपनी जो प्राण है वो तो आप कह सकते हो कि सतलुज और रावी नदी में फेंक दिए थे। ये बात उन्होंने बोली। और उसके बाद ही बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं। वो कन्विंस करते हैं आज़ाद जी को, भगत सिंह जाके, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हम ये बात करते हैं, इनकी भी बात की जाए तो सुखदेव उसमें नहीं थे। सुखदेव ने जब बात की थी जब लाला लाजपत राय को, और जैसे मैंने कहा कि इनके जो प्रोफेसर थे जयचंद विद्यालनकर को, उनको ये अपना आदर्श मानते थे। अब लाला लाजपत राय पे जब लाठीचार्ज हुआ साइमन कमीशन के समय पे, साइमन कमीशन में आपको मालूम है कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सुपरिटेंडेंट कौन थे उस टाइम पे? स्कॉट। तो स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया लाला लाजपत राय पे, और उनको ये मानते थे अपना आदर्श, और उनको भगत सिंह भी अपना आदर्श मानते थे। तो हुआ क्या कि जब लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया तो लाला जी की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। उससे ये लोग जो थे इन्होंने कहा कि अब तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे इन ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है, और लाला जी का जिसको कहते हैं ना कि उनकी मौत का बदला हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद बात बहुत सारी बढ़ी, बातें बहुत सारी हुई। तो दुर्गा भाभी का ये सुझाव आया कि क्यों ना हम उनको मौत का बदला किस तरह से लें। हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारी प्रोटेस्ट कोई सुनेगा नहीं, हम कोई बात बोलेंगे तो हमारी बात कोई मानेगा नहीं, तो हमें थोड़ा
कड़क जो रवैया है वो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट तो कांग्रेस भी कर रही है, उसके निंदा तो कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, हमें तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं कि उसको स्कॉट के मर्डर का प्लान किया गया। स्कॉट के मर्डर का प्लान किया गया। कहते हैं कि करने वाले जो थे आगे जो फ्रंट फेस बने वो राजगुरु बने और भगत सिंह बने, और भी लोग थे। एक व्यक्ति था जिसको पहचानने का काम करना था, उसने घबराहट के मारे उसने उनको पहचानने में गलती कर दी और स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या हो गई। लेकिन ये मास्टरमाइंड जो कहा जाता है, इस पे पूरे उसको वर्क करने का कि किस तरह से प्लानिंग होगी, किस तरह का एग्जीक्यूशन होगा, वो पूरा का पूरा था सुखदेव का। और इसी वजह से लाहौर कॉन्स्पिरेसी में ये कहा गया कि क्राउन वर्सेस सुखदेव। ठीक है, अब बात यहाँ पे आ जाती है कि जब लाहौर में जब बम बनाने का जो सामान था, जो फैक्ट्री थी जो उनकी लगी हुई थी, वो एक्सीडेंटली वहाँ पे अंग्रेज़ धावा बोल देते हैं, अंग्रेज़ उसको पकड़ लेते हैं। और जब वो पकड़ लेते हैं, जब अंग्रेज़ वहाँ पे धावा बोल देते हैं और इनको पकड़ लिया जाता है, तब ये इतने ही वो सच अ ब्रेव हार्ट कि वो कहते हैं कि एक तरह से बहुत अच्छा ही हुआ, मैं तो चाहता भी था कि ये हो, और मैं चाहता था कि सच्चाई जो है लाइमलाइट में आए और बाहर आए, ताकि बच्चा बच्चा जो है पूरे देश का हमें जाने। क्योंकि अभी तो हम जो भी करते हैं वो छुप के करते थे, अभी तक जो था वो बहुत दबे छुपे उसमें होता था, तो हमको इन्होंने टेररिस्ट घोषित कर दिया था। अब पता चलेगा कि हम टेररिस्ट नहीं, हम देश प्रेमी हैं। ठीक है, ये बात वहाँ से सामने आती है। उसके बाद केस चलता है। एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर थे, जो बात थी जो निकल के आती हैं, वो कौन थे? जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में बहुत बड़ा नाम थे, वो थे राजगुरु। उनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बीच में एक और घटना होती है, चौरी चौरा की घटना जैसी ही। ये चौरी चौरा की घटना तो खैर अलग चीज़ हो गई। एक होती है काकोरी की चोरी, काकोरी की घटना होती है, जिसमें एक जो पूरा रेवोल्यूशनरी सेट रहता है, भगत सिंह जाके, जब ये एचआरए की बात होती है तो भगत सिंह सुखदेव भी एचआरए के मेंबर बनते हैं। बाद में वो एचएसआरए हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी हो जाती है। ये जाके मिलते हैं बिस्मिल खान से। बिस्मिल खान से जब भगत सिंह जाके मिलते हैं तो उस समय पे वो काकोरी का जो ट्रेन में जो काकोरी पे जो खजाना लूटने वाली जो घटना थी उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह से 2 मिनट में वो मिले, कोई ख़ास बात नहीं हो पाई क्योंकि वो जा रहे थे अपने अपने मिशन पे। उन्होंने कहा कि भाई मैं वापस आऊँगा तब तुमसे बात करूँगा। पहले उनको लगा कि बहुत छोटा सा लड़का है, ये तो क्या ही करेगा और क्या ही कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि जाओ बेटा अपने घर जाओ, बाद में आना, थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद आना। बहुत छोटे से थे तो कहने बाद में आना। तो उन्होंने, भगत सिंह ने कहा कि बात इसकी नहीं है, बात उम्र की नहीं है, बात जज्बे की है। और उन्होंने कहा पंडित जी बात ये है कि ये देखा जाए कि क्या मेरा खून बहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, चाहे वो सामने वाले का हो चाहे अपने का हो, लेकिन बात ये है कि वो खून जो बहाया जा रहा है वो किस काम आ रहा है। तो ये जो उनका जज्बा था, इसको देख के बिस्मिल खान ने उनको रख लिया और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं ये काकोरी की जब ये घटना ख़त्म होगी तो उसके बाद ये करके मैं फिर तुमसे मिलूंगा। तब तक चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में उन्होंने उनको बता दिया था। काकोरी की घटना में पूरा जो एक रेवोल्यूशनरी जिसको आप कहते हैं, पूरा एक तरह से वाइप ऑफ हो गया। बिस्मिल खान साहब को, अशफाकुल्ला, कोई भी इसमें नहीं बचे। चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जब ये बात हुई, फिर आ जाता है अब कट्टू स्कॉट एंड साइमन कमीशन। अब ये हत्या हो गई स्कॉट की, गलती से स्कॉट की हत्या करने गए थे, सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। और इसमें 25 प्राइम अक्यूज्ड जो होते हैं उन पे केस चलता है, मुकदमा दायर होता है। पहला नंबर मैंने बताया सुखदेव, 12वां नंबर भगत सिंह और 20वें नंबर पे थे अपने तीसरे हीरो जिनकी अपन बात करने वाले हैं, राजगुरु, शिवराम हरी राजगुरु। इनके पिता का नाम हरी राजगुरु था, जाहिर सी बात है, जैसे आप समझ ही गए होंगे। और ये मराठी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और ये बड़े इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर थे क्योंकि बड़े ह्यूबरस भी थे, बहुत इनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं बहुत थी। और बचपन में इनके भाई ने इनको मार दिया क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे और पढ़ाई में वीक थे, इसलिए घर छोड़ के भाग गए और डिसाइड किया कि लेकिन मैं अब घर छोड़ के तो भाग गया हूँ और पढ़ाई लिखाई में भाई ने मार दिया, तो अब कहा कि भाई मैं संस्कृत का स्कॉलर बन के दिखाऊंगा, संस्कृत की पढ़ाई चालू करी, संस्कृत की पढ़ाई चालू की, उद्यम जो है वो पास कर लिया। मास्टर्स नहीं की। मास्टर्स क्यों नहीं की? जब तक कॉलेज में गए, पढ़ाई की, तब तक ये समझ में आ गया कि यार अपना इंटरेस्ट जो है वो लिंग्विस्टिक्स से ज़्यादा मार्शल आर्ट में ज़्यादा है।
तो अब कहने लगे फिजिकल ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट करेंगे। तो आधे में पढ़ाई जो है वो मास्टर्स किए बिना संस्कृत की पढ़ाई छोड़ दी और शुरुआत कर दी मार्शल आर्ट लर्न करने की या फिजिकल ट्रेनिंग लर्न करने की, उसमें लग गए। लेकिन उन्होंने संस्कृत को प्रमोट करने की बड़ी कोशिश की और उन्होंने एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन भी चालू की जिसमें ने संस्कृत को प्रमोट किया। उसके बाद इनको लैंग्वेज में, इनको अंग्रेजी में हाथ थोड़ा सा तंग था, वो इनकी बहुत बड़ी कमज़ोर भी रही और इनको हमेशा उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स भी रहा। लेकिन मराठी में बहुत बढ़िया थे और संस्कृत में भी स्कॉलर थे। बाद में कुछ समय तक इनने एज अ जिम्नास्ट ट्रेनर भी काम किया, जिम्नास्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम किया। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि इनको शुरू से ही ये जुनून था कि मैं देश के लिए कुछ कर लूँ, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे और बहुत ही जल्दी जल्दी डिसीजन लेते थे, मतलब बहुत ही उतावले से थे, किसी की सुनते नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो जब आज़ाद से मिलने गए, कहते हैं इनका जब इंटरव्यू था, जो चयन था इनका आज़ाद ने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद तो खुद ही अपने, जो आपको मालूम है कि पिस्तौल रखते थे, है ना, खुद ही हट्टे कट्टे थे, खुद ही वो पहलवान जैसे थे, वो अपनी वो रखते थे। और ये भी जो थे जिम इंस्ट्रक्टर थे, मार्शल आर्ट में इनकी भी रुचि बहुत ज़्यादा थी। तो इनकी जो पहचान थी वो चंद्रशेखर आज़ाद से हुई और चंद्रशेखर आज़ाद ने इनका सबसे पहले इंटरव्यू लिया। तो उसमें उन्होंने नोटिस किया कि एक तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, बहुत ही बड़बोले से थे, बहुत ही मासूम भी से भी थे, बहुत ही बढ़िया तेज बात करते थे और बहुत ह्यूमरस थे और सोने के बड़े शौकीन थे, नींद बहुत आती थी, खाने के शौकीन थे, नींद के बहुत शौकीन थे। तो आज़ाद ने जब इनका इंटरव्यू लिया तो ये समझ में आया कि भाई शूटर बहुत शार्प है। आज़ाद तो 1 मिनट में समझ गए क्योंकि वो खुद बहुत बेहतरीन शूटर थे, इनको समझ गए कि वो शूटर बहुत शार्प है और उन्होंने इनको इस वजह से HSRA का हिस्सा बनाया। बाकी सारी क्वालिटीज़ के साथ एक और चीज़ थी, भुलक्कड़ भी थे। भुलक्कड़ थे तो क्या हुआ कि लेटर लेके पहुँचे आज़ाद जी का लेटर लेके पहुँचे तो उनको पता चला कि रेलवे स्टेशन से इनको उठा लिया गया क्योंकि वहाँ पे लेटर लेके खुलेआम घूम रहे थे कि मुझे भगत सिंह से मिलना है, मैं HSRA ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो भाई वो चीज़ें बहुत ओपन तो होती नहीं थी, तो इनको उठा के ले जाया जाता है। और जब इनको ले जाया जाता है तो वहाँ पे फिर भगत सिंह, सुखदेव सब मिलते हैं। अब वो इनसे बोलते हैं कि भाई तुम अपना नाम बताओ, तो नाम तो अपना बता दिया। अब कहने लगे मैं भगत सिंह से मिलूंगा, ये लेटर में भगत सिंह को दूंगा। तो उसमें भाई इनसे पूछा गया कि तो कोड क्या है, तो कोड ये भूल चुके थे। तो इस तरह का इनका व्यक्तित्व था। उसके अलावा बहुत एक टाइम पे तो उन्होंने बॉम्बे के गवर्नर को भी मारने का प्लान किया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ये एक व्यक्ति की ऑलरेडी हुसैनी को ये गलत समझ के, गलती से किसी और की हत्या कर चुके थे हुसैनी समझ के, तो ये भी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, स्कॉलरली थे, लेकिन अंग्रेजी में हाथ तंग था। तो ब्रिटिशर्स को एक तरह से भगत सिंह को अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। तो जब ये असेंबली पे जब बम गिराए गए ना, उसमें इनको नहीं भेजा गया तो उस पर इनको बड़े दुख हुआ और इन्होंने बाकायदा आज़ाद जी से, जो कहते हैं, बहस कर ली कि भाई मैं क्यों नहीं जा सकता। उन्होंने कहा क्योंकि तुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, तू क्या जाएगा और क्या बात करेगा वहाँ जाकर कोर्ट में। तो कहने लगे मैं सब, मुझे लिख के दे दो, मैं रट लूंगा। तो कहते हैं ऐसे रटने वटने से काम नहीं चलता है, वहाँ पे तर्क वितर्क होगा, लोग बातचीत करेंगे, कैसे बात होगी। तो कहते हैं हर चीज़ जो है भगत करता है मैं भी करूँगा, तो मुझे अच्छा भगत के साथ भेज दो, जैसा जैसा भगत बोलेगा वैसा वैसा मैं बोल दूंगा। तो कहने लगे तुझे वैसे भी नहीं भेजा जा सकता, तू दूसरे काम कर, तुझे ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फिर हुआ क्या था, असेंबली में जब बम गिराया गया तो फिर सेंट्रल असेंबली में किसको भेजा गया, भगत सिंह के साथ भेजा गया बटुकेश्वर दत्त को, है ना। वहाँ पे तो हमें क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन जो बात कर रहे थे अपन कि स्कॉट की हत्या की जगह सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। सॉन्डर्स की हत्या में सबसे मेन जो थे, गोली चलाने का काम इनको दिया गया, शूटिंग का काम जो था वो इनको दिया गया, क्योंकि ये बहुत शार्प शूटर थे। जैसे मैंने कहा आज़ाद ने इनका चयन किया था। अब गलती इनकी नहीं थी, गलती किसी और व्यक्ति की थी। इन्होंने बिल्कुल सही निशाना साधा और सही आदमी को मारा, लेकिन जिसका काम दिया गया था, जिसको सौंपा गया था कि वो पहचानेगा, वो पहचानने का काम उसने गलत कर दिया और स्कॉट की जगह सॉन्डर्स हत्या हो जाती है। अब जब भगत सिंह केसेस उस टाइम पे बहुत बढ़ जाते हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं तिलमिला जाते हैं और उस समय पे बहुत ज़्यादा चौकसी हर तरफ बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जब बात की जाती है तो वो ऐसा समय था जब भगत सिंह को बाहर निकलना होता है, जो इतनी ज़्यादा चौकसी बढ़ जाती है कि हर तरफ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस रहती है, हर चप्पे चप्पे पे पहरा रहता है। तो उनको जब शहर से बाहर निकलना होता है तो क्या किया जाता है, तो वो उस टाइम पे जाते हैं कोलकाता जाते हैं। फिर वहाँ पे कोलकाता में जाके वो मिलते हैं जतिन दास जो कि उस ज़माने में बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और उनको बम बनाने का काम आता था। अभी जाने में भी ट्विस्ट है कि वो कैसे जाते हैं, वो भेस बदल के गए थे। ये जो आप फोटोग्राफ देखते हैं ना भगत सिंह की, वो तो सरदार भगत सिंह थे, या अंग्रेज का रूप धारण करके वो भागे थे, मतलब वो गए थे ताकि उनको अंग्रेज लोग पकड़ ना ले। उन्होंने ये किया। राजगुरु भी इस तरह से गए थे और दुर्गा भाभी और एक छोटे सा जो बच्चा था उसकी सहायता लेकर भगत सिंह बाहर निकलने में कामयाब हुए थे। अब
कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता में जतिन दास बात करते हैं। जतिन दास जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनको बम बनाने की विधि आती थी। फणींद्रनाथ करके थे, फणींद्रनाथ घोष, जो कि बाद में जिन्होंने, जिसको आप कहते हैं कि दोगले साबित हुए वो, और वो पलट गए थे और उन्होंने वो अप्रूवर बन गए थे सरकार के, उनके मास्टर थे वो, उनके टीचर माने जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं मिला दूंगा जतिन दास से, लेकिन वो जतिन दास हिंसा का रास्ता नहीं पकड़ेंगे और वो नहीं मदद करेंगे हमारी बम बनाने में। लेकिन भगत सिंह की जो बहुत चतुर भी थे, बात करने में भी बहुत अच्छे थे और वो अपनी बात समझाना भी बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने कहा कि वायलेंस जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जब वो किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा हो, लेकिन अगर अपने आप को बचाने के लिए किया जाए तो वो सेल्फ डिफेंस है, वो वायलेंस नहीं है। खैर, जतिन दास उनका हिस्सा बन गए। अब ये सब जितनी बातें हो गई, जब हम बात करते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की, तो सबसे पहले क्या हुआ कि सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंका गया, किसने फेंका? वो जैसे बात हुई भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। उसमें उन्होंने कहा कि उन बम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, घातक चीज़ें नहीं थी जिससे किसी की जान जाए। उन्होंने ये बात बोली कि भाई ये जो मैं बम फेंक रहा हूँ ये इसलिए फेंक रहा हूँ ताकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है उनका। लेकिन उनको पकड़ लिया गया। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म के उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने पर्चे फेंके। उसके बाद ये जो केस है वो अफसार अली ने उनके लिए लड़ा, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के लिए। बाद में उनको फिर रिलीज कर दिया गया। उस टाइम पे एक और टाइम पे पीरियड हुआ, काफ़ी केसेस उसके बारे में लड़ा, काफ़ी लंबा वो केस चला। लेकिन बटुकेश्वर दत्त का तो ठीक है, लेकिन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का केस दोबारा सामने आ गया। बेल वगैरह जो भी थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, उसको हटाकर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ज़्यादा फोरफ्रंट पे आ गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ये समझ में आया कि इसमें ये पता चला कि भाई सॉन्डर्स की जो हत्या की गई थी वो केस लिवाई कर दिया गया, वो केस खोल दिया गया। उसमें जजमेंट आया। जो बेंच थी वो थी, जो जस्टिस थे, जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम की, जस्टिस आगाह की बेंच थी वो। उसमें 3 ट्रिब्यूनल बनाए गए थे लॉर्ड अर्विन के कहने पे। उसमें वो बेंच स्थापित करी गई और उसमें ये जो केस था कॉन्स्पिरेसी केस, इसको खोला गया। और ये ओरिजिनल पेपर की कटिंग है। ये अक्टूबर में इसका निर्णय आया कि कॉन्स्पिरेसी केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह वॉज फाउंड गिल्टी एंड वॉज सेंटेंस टू डेथ। इस तरह से आप जतिन दास के देख सकते हैं, डाइड इन जेल। ये कैसे डेथ हुई इनकी? उस टाइम पे जब इनको जेल में बंद कर दिया गया था तो वहां पे एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर भगत सिंह ने बोला कि भाई मुझे कम से कम एक बेसिक जो लाइफ स्टाइल है, जो बेसिक डिफरेंस है कम से कम हिंदुस्तानी और मेरे जो ब्रिटिश कैदी हैं उनके बीच में जो बहुत ज़्यादा फर्क है वो खत्म होना चाहिए। हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमें कम से कम एक, जिसको बोलते हैं एक सभ्य लाइफ जीने का अधिकार है। अगर आपको हमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो कम से कम नेसेसिटीज़ मुहैया करानी पड़ेंगी। कम से कम खाना ढंग का दो, सोने की जगह ढंग की दो। चूहों से भरे हुए बैरक्स हैं, वहाँ पे हम कैसे रहेंगे? तो उन्होंने, किसी ने इस बात को माना नहीं। उन्होंने इसके लिए हंगर स्ट्राइक कर दी। हंगर स्ट्राइक बिल्कुल जिसको कहते हैं शायद इतिहास में सबसे लंबी चलने वाली, इतनी क्रूर परिस्थितियों में चलने वाली हंगर स्ट्राइक थी। ब्रिटिशर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उस हंगर स्ट्राइक को तोड़ने में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। 63 डेज के बाद जतिन दास जी, जिनकी मैंने बात की थी, उनका निधन हो जाता है उस हंगर स्ट्राइक में। और 116 दिन तक भूखे रहते हैं भगत सिंह, जो कि इस हंगर स्ट्राइक को तोड़ते हैं अपने परिवार की और बाकी लोगों की बातें मानकर। उसके बाद अक्टूबर में उसी टाइम पे ये पता चलता है कि ये कॉन्स्पिरेसी केस का जजमेंट जो है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि इन्हीं के साथ के जो साथ के कॉमरेड्स थे वो गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाते हैं, जिसमें नाम आता है वोरा का, नाम आता है उसमें एक, जैसे मैंने कहा, फणींद्रनाथ घोष का, और उसमें एक और नाम आता है जिनका नाम था, एक और जो साथ में सहपाठी थे इनके, जो कि पहचान नहीं पाए थे, जिन्होंने पहचान में जय गोपाल का जिन्होंने पहचानने में गलती की थी, वो एक्यूजर वो बन जाते हैं, अप्रूवर बन जाते हैं। और इनके चलते हुए ये केस जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी का फिर से खुलता है और इसमें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। ये उसका पूरा का पूरा मसौदा है, फांसी की सज़ा जो सुनाई दी गई थी सुप्रिटेंडेंट ऑफ द सेंट्रल जेल ऑफ लाहौर को, जिसमें बोला गया कि उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। फांसी की सज़ा अलग अलग लोगों को लाइफ सेंटेंसेस दी। किशोरी लाल जी को लाइफ सेंटेंस मिला, बहुत सारे लोगों को, बटुकेश्वर दत्त को लाइफ सेंटेंस मिला, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी जाती है। देश में बहुत बहुत बड़े तौर पे इनकी फांसी रोकने के लिए एक आंदोलन चलता है, बहुत बड़े लेवल पे चलता है। एक टाइम पे भगत सिंह की पॉपुलैरिटी गांधी को सुपरसीड कर गई थी, ठीक है। अर्विन ने इसी के चलते हुए जो ट्राइब्यूनल बनाया था, ये स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दिया था, जिसमें बिना अक्यूज के हुए मौजूदगी के जजमेंट दिया जा सकता है। उनको अपनी सुनवाई का भी मौका नहीं दिया गया। ये सुन के कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फलाना ढिमका उन्होंने लगा दिया। एक तरह से वो
उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि फांसी पे चढ़ाना है, फांसी पे चढ़ाना है, और इस वजह से उन्होंने सारी सुनवाई के रास्ते बंद कर दिए। और ये बाकायदा हुआ था वाइसरॉय के कहने पे ये हुआ। इसके बाद भगत सिंह ने कहा कि अगर जिस अदालत में हमारी सुनवाई नहीं है और जिस अदालत में हमें हथकड़ियाँ पहनाई जाएंगी वहाँ पे उस अदालत में हम नहीं आएंगे, आपको जो भी फैसला देना है आप दीजिए, हमको सब मंजूर है। तो उसके चलते ये फैसला आ गया, जिसको कहा जाता है कि उनको फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई, तारीख मुकर्रर कर दी गई। लेकिन इतना ज़्यादा जन सैलाब उमड़ने लगा कि इनको चोरी से उनकी फांसी की सज़ा जो टाइम तय किया गया था उससे पहले फांसी दे दी गई। कहा गया कि जेलों के अंदर से वो नारे आ रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद और रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, और इससे लोगों को ये पता चला कि शायद फांसी दी जा रही है और उनको फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि जब उनको फांसी दी गई तो उन्होंने कहा कि हम दूसरे का गले लगना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं अभी भी ये उम्मीद करता हूँ कि हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए फांसी चढ़ूँ, और बिल्कुल वैसे ही वो फांसी चढ़े। और अंग्रेज़ इस चीज़ से इतना घबरा गए कि उन्हें जेल के पीछे के जो दीवार थी उसको तोड़ के उनके शवों को ले जाना पड़ा, और बहुत ही बार्बरता से उनके शवों को काट के उनको जला दिया गया, उस पर कैरोसिन छिड़क के सतलज नदी के किनारे पे हुसैनीवाला में। तो यहाँ पे ख़त्म होती है कहानी। जैसे कि यहाँ पे आता है भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड, और बहुत बड़ा इसके ऊपर जनसैलाब चलता है, बहुत बाद में बहुत लोगों इनके ऊपर रिवोल्ट करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल मतलब नहीं होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से ख़त्म हो गई थी, मतलब उनके शरीरों की हत्या कर दी गई थी, उनको मार दिया गया था, लेकिन उनके विचारों की हत्या कोई नहीं कर सकता था। और ये उन्होंने कहा भी कि मेरे विचार अमर हैं, शरीर के साथ विचार नहीं मरा करते। और जैसे कि ये बात सुकरात के लिए भी बोली जाती है कि सुकरात उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। तो बिल्कुल वैसे ही भगत सिंह के साथ भी कही जाती है कि अगर उनको उनकी सिर्फ शरीर की हत्या उस दिन हुई थी, उनको सिर्फ शारीरिक तौर पे भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को मारा गया था, बाकी उनका आज भी वो जिंदा हैं, आज भी वो अमर हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे रहा मोहब्बत रह ना जाना राह में, लज़्ज़ते सहरा न वर्दी दूर ए मंजिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। ए शहीदे मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिसमें हो जुनू कट्टे नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो निकले ही थे घर से सर बांध के सर पर कफन, जा हथेली पर लिए लो चल बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको न आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जिस्म वो क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनू, क्या वो तूफान से लड़े जो कश्ती ए साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल आज़म आबादी, बिस्मिल खां साहब की लिखी हुई ये नज़्म, जो आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है और बहुत याद करने की चीज़ भी है। जय हिंद।
जो कंटेंट है वैसे तो ऐसा कोई कंटेंट नहीं है आज का, लेकिन अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बाकी भी जो हमारा कंटेंट है वो भी वहीं पे आपको मिलता है, और आप नीचे हमारे टॉप कोर्सेज के ऑप्शंस देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप ओलंपियाड का पेज खोलेंगे तो ओलंपियाड आपको मिल जाएगा। जो भी आप देखना चाहते हैं आप वॉच नाउ पे जा सकते हैं। आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसमें आप अगर देखना चाहते हैं, जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। हिंदी का हमारा एक्सक्लूसिव चैनल आ गया है, तो उसमें जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। बाकी स्केड्यूल शाम को 7 बजे IGKO का हमारा ओलंपियाड का वीडियो आता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और यूट्यूब पे आप हमारा जो चैनल है वो कंटेंट आप देख सकते हैं। इसके साथ मैं बोलूँगी आज के दिन हम इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद।